नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन नदी किनारे स्थित साईं उपवन बड़ा ही रमणीक स्थल है। यहाँ पर साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। 25 मार्च 2019 सोमवार को सुबह का समय था। श्रद्धालुजन साईं मंदिर में आते जा रहे थे। उसी समय लाल रंग की स्कूटी से गोरे रंग की खूबसूरत युवती और एक स्मार्ट दिखने वाला युवक वहां पहुंचे थे। स्कूटी को उपवन परिसर के बाहर एक और खड़ी करके वे दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए थे। कोई 10 मिनट के बाद जब वे दोनों साईं बाबा के दर्शन करके बाहर निकले तो उनके चेहरे खिले हुए थे। ये हसीन जोड़ा आसपास से गुजरने वाले लोगों की नजरों का आकर्षण बना हुआ था, लेकिन उन दोनों को लोगों की नजरों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वे अपनी ही दुनिया में मशगूल थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले, वो रमणीक इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तभी वहां मौजूद लोगों को एक आदमी युवक युवती के शव बिछाकर तेजी से लिंक रोड की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि सब उसी नौजवान खूबसूरत जोड़े के थे जो अभी अभी वहां से हंसते मुस्कुराते हुए मंदिर से बाहर निकले थे। इसी दौरान किसी ने इस सनसनीखेज घटना की सूचना 100 नंबर पर गाजियाबाद पुलिस को दे दी। थोड़ी ही देर में सिहानी गेट के थाना प्रभारी जयकरण सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। मंदिर परिसर के अंदर लाल सूट पहने एक युवती और एक युवक का रक्त रंजित शव औंधे मुंह पड़ा था। जयकरण सिंह ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। युवक युवती के कपड़े खून से सने हुए थे। वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जयकरण सिंह ने उनकी नब्ज टटोली, लेकिन उनकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। उन्होंने जल्दी से क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाकर घटना स्थल की फोटोग्राफी करवाई और वहां उपस्थित चश्मदीदों से इस घटना के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक युवती और युवक कुछ ही देर पहले लाल स्कूटी से एक साथ मंदिर आए थे। जब दोनों साईं बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी पहले से घात लगाए हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने जब दोनों शवों की शिनाख्त कराने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये देखकर इंस्पेक्टर जयकरण सिंह ने आरटीओ से उस स्कूटी के बारे में मालूमात किया जिससे वे आए थे। आरटीओ ऑफिस से मृतका की शिनाख्त प्रीति उर्फ गोलू निवासी विजय विहार के रूप में हुई। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर थोड़ी देर में युवती के घर वाले भी रोते बिलखते हुए घटना स्थल पर आ गए थे। उन्होंने युवती की शिनाख्त के साथ साथ युवक की शिनाख्त भी कर दी। मृतक सुरेंद्र चौहान उर्फ अन्नू था। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि उनकी बेटी प्रीति और सुरेंद्र चौहान बहुत जल्द शादी करने वाले थे। सुरेंद्र के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। घटना स्थल की जांच के दौरान वहां पर 0.9 mm पिस्टल के कुछ खोखे और मृतका प्रीति की लाल रंग की स्कूटी बरामद हुई, जिसे पुलिस टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मृतका के पिता प्रमोद कुमार से युवक सुरेंद्र चौहान के पिता खुशहाल सिंह के बारे में जानकारी मिल गई। पुलिस ने उन्हें भी इस घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद खुशहाल सिंह भी अपने परिजनों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। चूंकि दोनों शवों की शिनाख्त हो चुकी थी, लिहाजा थाना प्रभारी ने मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। 25 मार्च को ही मृतका प्रीति के पिता प्रमोद कुमार की शिकायत पर इस दोहरे हत्याकांड का मुकदमा कोतवाली सिहानी गेट में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। इस केस की आगे की तफ्तीश थाना प्रभारी जयकिरण सिंह ने खुद संभाली थी। उन्होंने इस घटना के बारे में एसपी श्लोक कुमार और सीओ धर्मेंद्र चौहान को भी अवगत करा दिया था। एसएसपी उपेंद्र कुमार ने इस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए एसपी श्लोक कुमार के निर्देशन और सीओ धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में एक टीम बनाई। जांच टीम ने एक बार फिर साईं उपवन पहुंचकर वहां के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ शुरू की तो पता चला कुछ लोगों ने एक लंबी कदकाठी के आदमी को वहां से भागते हुए देखा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी था जो कुछ दूरी तक भागने के बाद वहां खड़ी एक कार में सवार होकर फरार हो गया था। हालांकि मंदिर परिसर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी खराब थे। मृतका के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रीति सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। वो वसुंधरा के वनस्तरी स्कूल के यूनिफॉर्म स्टॉल पर नौकरी करती थी। उसके काम पर चले जाने के बाद वो बुलंदशहर जाने वाली बस में सवार हो गए थे।
अभी उनकी बस लाल कुआं तक ही पहुंची थी कि उन्हें मोबाइल फोन पर प्रीति को गोली मारे जाने का दुखद समाचार मिला, जिसे सुनते ही वो फौरन घटना स्थल पर आ गए थे। प्रमोद कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक सुरेंद्र चौहान के पिता खुशहाल सिंह को भी कोतवाली बुलाकर उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की हत्या में कल्पना नाम की औरत का हाथ हो सकता है। दरअसल सुरेंद्र का गाजियाबाद के ही प्रताप विहार में शीशे के सामान का कारोबार था। इसी कारोबार के लिए सुरेंद्र ने कुछ समय पहले कल्पना से कुछ रुपए उधार लिए थे। कल्पना रुपए वापस करने के लिए लगातार तकादा कर रही थी। चूंकि सुरेंद्र के पास उसे देने लायक पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे, इसलिए वो कल्पना को कुछ दिन तक और रुकने को कह रहा था। 2 दिन पहले शनिवार के दिन भी कल्पना उनके घर पर अपने रुपए लेने आई थी। इस दौरान कल्पना ने गुस्से में आकर सुरेंद्र को बहुत बुरा भला कहा था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए उन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने लगी जिस पर आगे बढ़कर हत्यारे तक पहुंचा जा सकता था। इसमें पहला तथ्य घटना स्थल पर मिले .9 mm पिस्टल से फायर की गई गोलियों के खोखे थे। इस तरह के पिस्टल का इस्तेमाल आमतौर पर पुलिस वाले करते हैं। ये सुराग इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा था कि हत्यारे का कोई न कोई संबंध पुलिस डिपार्टमेंट से है। दूसरा तथ्य मृतक सुरेंद्र उर्फ अन्नू के पिता खुशहाल सिंह के अनुसार उनके बेटे को कर्ज देने वाली औरत कल्पना से जुड़ा था। तीसरा सिरा मृतका प्रीति और उसके मंगेतर सुरेंद्र की बेमेल उम्र से ताल्लुक रखता था। दरअसल प्रेमी सुरेंद्र की उम्र अभी केवल 26 साल थी, जबकि उसकी प्रेमिका प्रीति की उम्र 32 साल थी। इसलिए यहाँ इस बात की संभावना थी कि उनके बीच उम्र का ये फासला उनके परिवार के लोगों में से किसी सदस्य को पसंद नहीं आ रहा हो और आवेश में आकर उसने इस घटना को अंजाम दे दिया हो। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रीति की उम्र ज्यादा थी। ये भी संभव था कि उसके प्रेम संबंध पहले से किसी और युवक के साथ रहे हो। पहले प्रेमी को पता चल गया हो कि प्रीति की शादी सुरेंद्र चौहान से हो रही है। संभव था कि उसने प्रीति को सबक सिखाने के लिए सुरेंद्र का काम तमाम कर दिया हो। चूंकि वारदात के समय उसके साथ उसका मंगेतर सुरेंद्र चौहान भी था, इसलिए गुस्से से बिखरे पहले प्रेमी ने उसको भी मार डाला हो। बहरहाल इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करके पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के प्रयास में जुटी थी। पुलिस टीम ने 27 मार्च को एक बार फिर दोनों के परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों तथा वारदात के वक्त साई उपवन में मौजूद चश्मदीदों को बुलाकर पूछताछ की। साथ ही प्रीति और सुरेंद्र के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल रिकॉर्ड निकलवाकर उनकी गहन जांच की। इस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार दिनेश कुमार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में ASI के पद पर तैनात है। उसका चौहान परिवार के घर पर काफी आना जाना था, लेकिन जिस दिन ये दोहरा हत्याकांड हुआ उस दिन के बाद वो बुलाए जाने के बावजूद वारदात वाली जगह पर नहीं आया था। और तो और प्रीति के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल नहीं हुआ था। ये बात प्रमोद कुमार और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत अटपटी लगी थी। जब पुलिस ने उनसे डिटेल में बात की तो प्रमोद कुमार ने अपनी मन की सब बातें विस्तार से बता दी, जिन्हें सुनते ही पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक विभाग में तैनात ASI दिनेश कुमार से पूछताछ करने का मन बना लिया। चूंकि घटना स्थल पर .9 mm पिस्टल के खाली खोखे मिले थे, जिसकी वजह से भी वारदात में किसी पुलिस वाले के शामिल होने का शक था, इसलिए अब ASI दिनेश कुमार से पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। थाना प्रभारी जयकरण सिंह ने ASI दिनेश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुए। आखिरकार 30 मार्च की सुबह एक मुखबिर की सूचना पर उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। जब उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ शुरू की गई तो उसने जो कुछ बताया उससे रिश्तों में उलझी एक सनसनीखेज कहानी उभरकर सामने आई। प्रमोद कुमार अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के विजय विहार में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थी। वो बड़ी बेटी के हाथ पीले कर चुके थे। दूसरी बेटी प्रीति उर्फ गोलू और उससे छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। 22 साल की प्रीति मिलनसार स्वभाव की थी। वो जिंदगी के हर एक पल का पूरा लुत्फ उठाने में विश्वास रखती थी। बड़ी बेटी की शादी के 1 साल बाद प्रमोद कुमार ने प्रीति के भी हाथ पीले कर देने की सोची। उन्होंने उसके लिए कई जगह रिश्ते की बात चलाई, मगर आखिर अपनी हैसियत के अनुसार मौके पर प्रीति किसी न किसी बहाने से शादी करने से इनकार कर देती थी। प्रीति का अपनी बड़ी बहन के घर काफी आना जाना था। अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से वो बहन की ससुराल में भी काफी घुल मिल गई थी। उसके जीजा का जीजा दिनेश कुमार
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। दिनेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला था। उसकी पत्नी और बच्चे पिलखुआ में ही रहते थे। दिनेश जब भी रमेश के घर आता वो प्रीति से खूब बातें करता था। बला की हसीन और दिलकश प्रीति की चुलबुली मीठी बातें सुनकर वो भाव विभोर हो जाता था। प्रीति को भी दिनेश से बातें करने में खुशी मिलती थी। वो उस समय उम्र के उस पड़ाव पर भी पहुंच गई थी जहां एक मामूली सी चूक भविष्य के लिए नासूर बन जाती है। लेकिन इस समय प्रीति या उसकी बहन सीमा ने इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था। धीरे धीरे प्रीति की जिंदगी में दिनेश का दखल बढ़ने लगा। अब वो प्रीति से उसके गाजियाबाद स्थित घर पर भी मिलने आने लगा था। इतना ही नहीं, जब कभी प्रीति या उसके परिवार में अधिक रुपयों की जरूरत होती तो वो अपनी ओर से आगे बढ़कर उनकी मदद करता था। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार भी दिनेश कुमार के बढ़ते एहसानों के बोझ तले इतने दब चुके थे कि दिनेश के रुपए वापस करना उनके वश के बाहर हो गया था। दिनेश कुमार ये रुपए प्रीति के घर वालों को यूं ही उधार नहीं दे रहा था। दरअसल दिनेश कुमार अपनी उम्र से लगभग आधी उम्र की प्रीति के ऊपर न केवल पूरी तरह से फिदा था बल्कि उसके साथ उसके शारीरिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे। वो प्रीति को किसी न किसी बहाने से अपने साथ घुमाने ले जाता था जहां दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। समय का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। दिनेश कुमार सन 1994 में कांस्टेबल के पद पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। सन 2008 में उसका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के पद पर हो गया था। इसके 8 साल बाद एक बार फिर उसका प्रमोशन हुआ और वो एएसआई बन गया। इन दिनों वो ट्रैफिक विभाग में सीमापुरी सर्कल में तैनात था। प्रीति के साथ जिस सुरेंद्र कुमार नाम की युवक की जान गई थी वो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। उसके पिता खुशहाल सिंह सेना में रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव में सेटल हो गए थे। 2 बेटों के अलावा उनकी 2 बेटियां थी। सबसे बड़ा बेटा सुधीर हरिद्वार में रहता था। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे और इन दिनों एक पोल्ट्री फार्म चला रहे थे। करीब 2 साल पहले उनका छोटा बेटा सुरेंद्र कुमार उर्फ अन्नू उत्तराखंड से गाजियाबाद आ गया था और प्रताप विहार में शीशे का बिजनेस करने लगा था। 2 साल तक काफी मेहनत करने के बाद आखिर उसका काम चल निकला। इसके बाद उसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया था। कुछ ही महीने पहले उसकी मुलाकात प्रीति उर्फ गोलू से हुई थी। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। सुरेंद्र से मुलाकात होने के बाद प्रीति फोन से सुरेंद्र से अक्सर बातें करती रहती थी। दिन गुजरने लगे, उनके प्यार का रंग गहरा होता चला गया। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र और प्रीति का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। प्रीति के घर वाले इसके लिए राजी हो गए थे। शादी की बात तय हो जाने पर दोनों प्रेमी बहुत खुश थे। हालांकि प्रीति की उम्र सुरेंद्र से करीब 6 साल ज्यादा थी, मगर दोनों में से किसी को इस पर जरा भी ऐतराज नहीं था। प्रीति सुरेंद्र के साथ शादी के लिए तो दिलो जान से रजामंद थी, किंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दिनेश के साथ उसके विगत कई सालों से जो प्रेमी संबंध थे उनसे निकलना आसान नहीं था। वजह ये कि दिनेश कुमार किसी भी हालत पे उसकी शादी किसी और से नहीं होने देना चाहता था। प्रीति को अपने काबू में रखने के लिए उसने उसकी हर मांगे पूरी की थी। हाल ही में उसने प्रीति के पिता को 3 लाख रुपए उधार भी दिए थे। एएसआई दिनेश कुमार के बयान कितनी सच और कितना झूठ है ये तो पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा, परंतु इतना तय है कि प्रीति के घर में उसका इतना दखल था कि वो बेधड़क जब चाहे उसके घर पर आ जा सकता था। प्रीति और सुरेंद्र के बीच जब से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था तब से प्रीति ने एएसआई दिनेश से मिलना जुलना कम कर दिया था। पहले तो दिनेश कुमार प्रीति और सुरेंद्र के प्यार से अनजान था, लेकिन 4-5 दिन पहले जब प्रीति ने उसका फोन रिसीव करना बंद कर दिया तो वो सोच में पड़ गया। दिल्ली पुलिस में 25 सालों से नौकरी कर रहे दिनेश कुमार को यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला बेहद गंभीर है। फिर भी उसने किसी तरह प्रीति को फोन करके उससे बातें करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन 2 दिन पहले प्रीति ने दिनेश कुमार के लगातार आने वाले फोन से परेशान होकर अपने मोबाइल फोन का सिम बदल दिया। मामला बिगड़ता देख दिनेश कुमार समझ गया कि प्रीति किसी कारण उससे संबंध तोड़ने पर आमदा है, जिसके फलस्वरूप उसने प्रीति को सबक सिखाने की ठान ली। 24 मार्च 2019 को दिनेश की रात की ड्यूटी थी। 25 मार्च की सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो शाहदरा निवासी अपने दोस्त पिंटू शर्मा के पास गया। उसकी मारुति कार पर सवार होकर वो प्रीति के घर जा पहुंचा। कार पिंटू शर्मा चला रहा था। प्रीति के घर पहुंचकर जब उसे पता चला कि प्रीति साई उपवन मंदिर गई है तो वो उसका पीछा करता हुआ वहां भी पहुंच गया।
उधर साईं मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही प्रीति और सुरेंद्र अपने जूतों की ओर बढ़े, तभी दिनेश कुमार प्रीति से बात करने के लिए आगे बढ़ा। उसने प्रीति को अपनी ओर बुलाया, मगर प्रीति ने उसकी ओर देखकर अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर दिनेश कुमार की त्योरियां चढ़ गई। वो आगे बढ़ा और प्रीति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, मगर प्रीति ने उसका हाथ झटक दिया। प्रीति की ये बात दिनेश कुमार को बहुत बुरी लगी। तभी उसने अपना सर्विस पिस्टल निकाला और प्रीति के ऊपर फायर कर दिए। प्रीति को खतरे में देखकर सुरेंद्र उसे बचाने के लिए दौड़ा तो दिनेश ने उसके भी सीने में 3 गोलियां उतार दी। इसके बाद वो बाहर कार में इंतजार कर रहे पिंटू शर्मा के साथ वहां से फरार हो गया। गाजियाबाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए 5 दिनों तक दिनेश कुमार अपने रिश्तेदारों के घर पर छिपा रहा। दिनेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सादरा से इस हत्याकांड में शामिल रहे उसके दोस्त पिंटू को भी गिरफ्तार कर लिया। वारदात में प्रयोग की गई दिनेश कुमार की सर्विस पिस्टल, 3 जीवित कारतूस तथा कार भी गाजियाबाद पुलिस ने बरामद कर ली थी। 2 अप्रैल 2019 को दिल्ली पुलिस ने भी एएसआई दिनेश कुमार को उसके पद से बर्खास्त कर दिया था। पुलिस ने सारी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।